नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। सरकार ने भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस के अवसर पर सभी के लिए समान स्वास्थ्य सेवाओं का आह्वान किया गया। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पदोन्नति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण कोटा पर राज्यों को निर्णय करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने ग्रेट बैरियर रीफ के संरक्षण के लिए $704 मिलियन व्यय करने की प्रतिबद्धता प्रकट की। भारतीय बैड बैंक को विनियामकीय मंजूरी प्राप्त हुई। जलवायु और खाद्य मूल्य वृद्धि, चरम मौसमी घटनाएं अभूतपूर्व खाद्य मुद्रास्फीति को प्रेरित कर रही हैं। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सरकार ने भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इस योजना को भारी उद्योग मंत्रालय ने अधिसूचित किया है। इसका उद्देश्य सामान्य प्रौद्योगिकी विकास और सेवा अवसंरचना को सहायता प्रदान करना है। इसके दूसरे चरण का लक्ष्य पहले चरण की प्रायोगिक योजना के प्रभाव को विस्तार देना और उसे आगे बढ़ाना है। इस तरह से वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा योग्य पूंजीगत वस्तु क्षेत्र का मजबूत निर्माण करके उसमें तेजी लाई जाएगी। योजना के पहले चरण को वर्ष 2014 में अधिसूचित किया गया था। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी विकास और बुनियादी ढांचे के निर्माण को प्रोत्साहित करना था। दूसरे चरण के तहत घटक हैं तकनीकी नवाचार पोर्टल के माध्यम से तकनीकों की पहचान करना, उत्कृष्टता के नए उन्नत केंद्रों की स्थापना करना और मौजूदा उत्कृष्टता केंद्रों की कुशलता बढ़ाना, पूंजीगत वस्तुओं के क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देना, सामान्य इंजीनियरिंग सुविधा केंद्रों की स्थापना करना और मौजूदा सामान्य इंजीनियरिंग सुविधा केंद्रों की कुशलता को बढ़ाना। इसके अलावा तकनीकों के विकास के लिए उद्योग उत्प्रेरकों की स्थापना करना। पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग सभी विनिर्माण उद्योगों के लिए आधार के रूप में कार्य करते हैं। साथ ही वे राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भी हैं। भारत का पूंजीगत वस्तु क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र में कम से कम 25% का योगदान करता है और ये क्षेत्र लगभग 1.4 मिलियन प्रत्यक्ष और 7 मिलियन अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। पूंजीगत वस्तुएं वे उत्पाद होते हैं जिन्हें अन्य उत्पादों के उत्पादन में उपयोग किया जाता है, परंतु इन्हें किसी नए उत्पाद में शामिल नहीं किया जाता है। इनमें मशीन टूल्स, औद्योगिक मशीनरी, प्रक्रियागत संयंत्र उपकरण आदि शामिल हैं। अगली खबर स्वास्थ्य क्षेत्र से है। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग यानी कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज एनटीडी दिवस के अवसर पर सभी के लिए समान स्वास्थ्य सेवाओं का आह्वान किया गया। वर्ष 2022 के उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस का विषय निर्धनता से संबंधित रोगों के प्रति उपेक्षा को समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य समानता प्राप्त करना है। इसके अंतर्गत सभी के लिए समान स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए हस्तक्षेप को मजबूत करने पर बल दिया गया है। वर्ष 2021 में 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने प्रतिवर्ष 30 जनवरी को विश्व एनटीडी दिवस के रूप में घोषित किया था। पहला विश्व एनटीडी दिवस वर्ष 2020 में अनौपचारिक रूप से मनाया गया था। एनटीडी यानी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज चिकित्सकीय रूप से 20 विविध एवं संचारी रोगों की सूचक है। ये रोग अफ्रीका, एशिया और अमेरिका महाद्वीपों के विकासशील क्षेत्रों में हाशिए पर रहने वाले समुदायों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। ये रोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रचलित हैं। एनटीडी विभिन्न प्रकार के रोग जनकों जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और परजीवी कृमियों की वजह से होते हैं। एनटीडी के प्रभावों की बात करें तो वर्तमान में कम से कम 1 अरब से अधिक लोग किसी न किसी एक एनटीडी से पीड़ित हैं। इन रोगों से विश्व भर में प्रति वर्ष लगभग 2 लाख मौतें होती हैं। इसके अलावा लगभग 19 मिलियन दिव्यांगता समायोजित जीवन वर्षों यानी कि डेलीज की हानि होती है। इसका मतलब है दिव्यांगता की वजह से स्वस्थ जीवन के वर्षों का लोप होना। इन रोगों के पीड़ितों को दिव्यांगता, कलंक, सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इसीलिए एनटीडी को समाप्त करने के लिए कई उपाय किए गए हैं, जैसे कि उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों पर किगाली घोषणा, लिम्फेटिक फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए त्वरित योजना। ये निःशुल्क रोग प्रबंधन और दिव्यांगता रोकथाम सेवाएं प्रदान करती है। इसके अलावा सतत विकास लक्ष्य ये एनटीडी के सफल उन्मूलन के लिए एक प्रभावी ढांचा प्रदान करते हैं। भारत ने गिनी वर्म, ट्रेकोमा और याद जैसे कुछ संक्रामक रोगों को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है।
उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पदोन्नति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण कोटा पर राज्यों को निर्णय करना चाहिए। पदोन्नति में आरक्षण को लागू करते समय एससी और एसटी वर्ग के प्रतिनिधित्व का निर्धारण करने के लिए केंद्र और राज्य अनिवार्य रूप से मात्रात्मक डेटा एकत्र करते हैं। केंद्र सरकार ने इस आवश्यकता को समाप्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी। न्यायालय ने इस याचिका को अस्वीकार कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने ये स्पष्ट किया है कि प्रत्येक कैडर के लिए व्यक्तिगत रूप से डेटा एकत्र किया जाना चाहिए। ये संपूर्ण सेवाओं या इन दोनों वर्गों की कुल राज्यवार आबादी के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यदि राज्य को ऐसा लगता है कि सेवाओं में SC/ST वर्ग का पर्याप्त रूप से उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तो संविधान में इसके लिए एक प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि संविधान का अनुच्छेद 16(4)A राज्य को SC/ST वर्ग के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करने का अधिकार प्रदान करता है। वर्ष 2006 में नागराज मामले में न्यायालय ने सार्वजनिक नियोजन में SC और ST की पदोन्नति के लिए 3 शर्तें प्रस्तावित की थी। पहली शर्त थी सार्वजनिक नियोजन में पिछड़ेपन और प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को दर्शाने वाले मात्रात्मक आंकड़े प्रस्तुत करना। दूसरी शर्त थी अनुच्छेद 335 के अनुसार अनुपालन में समग्र प्रशासनिक दक्षता बनाए रखने के लिए। तीसरी शर्त थी अत्यधिक आरक्षण का प्रावधान नहीं किया जा सकता है, यानी कि आरक्षण 50% की अधिकतम सीमा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा क्रीमी लेयर का समापन नहीं होना चाहिए और साथ ही आरक्षण को अनिश्चित काल तक के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है। वहीं जर्नैल सिंह बनाम एलन गुप्ता मामले में उच्चतम न्यायालय ने ये माना कि राज्यों को SC और ST के पिछड़ेपन पर मात्रात्मक डेटा उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं है। और आइए अब आपको बताते हैं आरक्षण पर अब तक के घटनाक्रम के बारे में। वर्ष 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने पदोन्नति में आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया था। वहीं वर्ष 1995 में 77वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 16(4)A जोड़ा गया। इसमें पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया है यदि राज्यों को इसकी आवश्यकता महसूस होती है तो। वहीं वर्ष 2006 में M नागराज बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने संशोधन को बरकरार रखा और कहा कि राज्य को मात्रात्मक डेटा के साथ पिछड़ेपन की पुष्टि करनी होगी। वहीं वर्ष 2012 में न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के वरिष्ठता नियमों को ये कहते हुए रद्द कर दिया कि उत्तर प्रदेश ने पिछड़ेपन पर कोई अध्ययन नहीं किया है। इन वरिष्ठता नियमों में पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया था। इसके बाद वर्ष 2012 के सितंबर माह में कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार ने संविधान संशोधन के लिए 117वां संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। इसमें अनुच्छेद 16(4)A के स्थान पर ऐसे अनुच्छेद का उपबंध किया गया था जो सभी SCs और STs को पिछड़ा मानेगा। वर्ष 2012 में ये विधेयक राज्यसभा से पारित हो गया और फिर इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, लेकिन ये पारित नहीं हो सका और अंततः ये वर्ष 2014 में व्यपगत हो गया। वर्ष 2018 में उच्चतम न्यायालय की एक 5 सदस्यीय पीठ ने कहा कि SC या ST के लिए क्रीमी लेयर अपवर्जन सिद्धांत के साथ पदोन्नति में आरक्षण लागू किया जा सकता है। और इसके बाद वर्ष 2019 में पदोन्नति में आरक्षण पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगाई और इसके बाद केंद्र ने एक समीक्षा याचिका दायर की कि 7 सदस्यीय संविधान पीठ मामले की सुनवाई करे। अगली खबर पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया ने ग्रेट बैरियर रीफ के संरक्षण के लिए $704 मिलियन व्यय करने की प्रतिबद्धता प्रकट की। ये कदम प्रवालों के विशाल नेटवर्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची से हटाए जाने से रोकने के लिए उठाया गया है। आपको बता दें कि ग्रेट बैरियर रीफ को बड़े पैमाने पर प्रवाल विरंजन यानी कोरल ब्लीचिंग का सामना करना पड़ा है। ये खतरा हीट वेव के कारण 3 बार वर्ष 2016 में, वर्ष 2017 और वर्ष 2020 में उत्पन्न हुआ था। इससे प्रभावित कई प्रवालों को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। प्रवाल विरंजन की परिघटना तब होती है जब स्वस्थ प्रवाल समुद्र के तापमान में वृद्धि की वजह से दबाव का अनुभव करने लगते हैं। इसकी वजह से वे अपने उत्तकों में पाए जाने वाले शैवाल को स्वयं से अलग कर देते हैं और इसलिए वे रंगहीन दिखाई देते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली है। ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर कोरल सागर में स्थित है। ये प्रवाल भित्ति इतनी बड़ी है कि इसे अंतरिक्ष से देखा जा सकता है। ये लगभग 3000 एकल भित्तियों से बनी हुई है। इसके उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य की वजह से इसे वर्ष 1981 में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था।
इन सब के बावजूद प्रवालों के लिए कई प्रकार के खतरे हैं, जैसे कि मानव जनित गतिविधियां, जिसमें कि तटीय विकास, मत्स्य के विनाशकारी तरीके और घरेलू एवं औद्योगिक सीवेज के कारण प्रदूषण, व्यापार और औद्योगिक उपयोग के लिए सीपियों और प्रवालों का अत्यधिक दोहन, ब्लैक बैंड और व्हाइट बैंड जैसे प्रवाल रोग, तलछट के जमाव में वृद्धि और समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि। प्रवाल भित्तियां जल के नीचे व्यापक संरचनाएं होती हैं। ये समूहों में पाए जाने वाले समुद्री अकशेरुकी जीवों के कंकालों से बनी होती हैं। इन्हें ही प्रवाल कहा जाता है। प्रवाल भित्तियां मुख्य तौर पर 3 तरह की होती हैं: तटीय, अवरोधक और वलयाकार। आपको बता दें कि प्रवाल भित्तियों के कई लाभ हैं। ये जैव विविधता को बढ़ावा देती हैं। ये विश्व की 1/4 समुद्री प्रजातियों का अधिवास हैं। इसके अलावा ये तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले 500 मिलियन से अधिक लोगों को भोजन प्रदान करती हैं। ये पर्यटन उद्योग में लाखों व्यक्तियों को जीविका प्रदान करती हैं। प्रवाल भित्तियां प्राकृतिक समुद्री बाधाओं के रूप में कार्य करती हैं। ये तटीय समुदायों को उच्च प्रभावकारी लहरों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। प्रवाल भित्तियों में रहने वाले कई समुद्री प्रजातियों में महत्वपूर्ण औषधीय घटक पाए जाते हैं। अगली खबर बैंकिंग क्षेत्र से। भारतीय बैड बैंक को विनियामकीय मंजूरी प्राप्त हुई। प्रस्तावित बैड बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमतियों सहित अन्य आवश्यक अनुमतियां प्राप्त हो गई हैं। पहले चरण में इसे लगभग 50,000 करोड़ रुपए के 15 मामले सौंपे गए हैं। इसी के साथ 31 मार्च तक इसका परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। बैड बैंक को स्थापित करने की घोषणा सर्वप्रथम वित्त मंत्री ने वर्ष 2021 के केंद्रीय बजट में की थी। विनियामक द्वारा अनुमोदित नई संरचना के तहत बैड बैंक में शामिल किया जाएगा राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी लिमिटेड को और भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड को। इसके तहत सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी लिमिटेड की। ये निकाय गैर निष्पादित परिसंपत्ति या अशुद्ध ऋण खातों का अधिग्रहण और एकत्रीकरण करेगा। इसमें अधिकांश हिस्सेदारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की होगी। NARCL ऋण के लिए सहमत मूल्य का 15% नकद में भुगतान करेगा। शेष 85% सरकारी गारंटीकृत प्रतिभूति प्राप्तियां होंगी। भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड यानी IDRCL ऋण समाधान प्रक्रिया का विनियमन करेगी और इसकी अधिकांश हिस्सेदारी निजी क्षेत्र के बैंकों के पास होगी। बैड बैंक या NARCL एक ऐसी कॉरपोरेट संरचना है जो बैंकों द्वारा अलग इकाई में रखी गई जोखिम भारित परिसंपत्तियों को अलग करती है। बैड बैंक स्वयं द्वारा निर्धारित कीमत पर बैंकों से गैर निष्पादित परिसंपत्तियों की खरीद करेगा। बैड बैंक के लाभों की बात करें तो ये ऋणदाताओं की गैर निष्पादित परिसंपत्ति को बैड बैंक में स्थानांतरित करके उनकी बैलेंस शीट को त्रुटिहीन रखेगा। ये बैंकों को फिर से ऋण प्रदान करने में आसानी के लिए पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। ये गैर निष्पादित परिसंपत्तियों की बेहतर मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करेगा। अगली खबर जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। जलवायु और खाद्य मूल्य वृद्धि, चरम मौसमी घटनाएं अभूतपूर्व खाद्य मुद्रास्फीति को प्रेरित कर रही हैं। खाद्य मुद्रास्फीति के हालिया रुझानों की बात की जाए तो खाद्य एवं कृषि संगठन के खाद्य मूल्य सूचकांक से ये स्पष्ट होता है कि खाद्य कीमतें पिछले 1 दशक के अपने उच्चतम स्तर पर हैं। दिसंबर 2021 भारत के थोक मूल्य सूचकांक में 2 अंकों की प्रतिशत वृद्धि दर्शाने वाला लगातार 9वां महीना था। इन प्रवृत्तियों के लिए विश्लेषकों ने चरम मौसमी घटनाओं को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले 6 दशकों में विश्व स्तर पर खाद्य पदार्थों की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि की 3 प्रमुख घटनाएं हुई हैं। ये है 1970 का दशक, वर्ष 2007-8 और वर्ष 2010 से लेकर वर्ष 2014 तक। खाद्य कीमतों में वृद्धि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, व्यापार नीति में हस्तक्षेप आदि जैसे कारकों से भी प्रेरित थी। और आइए अब आपको बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन खाद्य उत्पादन को कैसे प्रभावित करता है। जलवायु परिवर्तन की वजह से गेहूं, मक्का और सोयाबीन जैसी प्रमुख फसलों की पैदावार में कमी आई है। बढ़ती गर्मी और वर्षा तेजी से भूमि का निम्नीकरण कर रही है। इससे मिट्टी की उत्पादकता लगातार कम हो रही है, जो कि फसल की पैदावार को प्रभावित करती है। बढ़ता तापमान लवणीय जल की घुसपैठ का कारण बन रहा है। इसने फसली भूमि में स्थायी बाढ़ जैसी स्थितियां उत्पन्न कर दी हैं। इसीलिए भारत ने जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए कई उपाय किए हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन आरंभ किया गया है। नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर परियोजना शुरू की गई है और जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए कई सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे कि अधिक लचीली या सहनशील फसलों को विकसित करने के लिए अनुसंधान और विकास के लिए पर्याप्त वित्त पोषण होना चाहिए। निम्नलिखित क्षेत्रों में पारिस्थितिकी बहाली और प्राकृतिक संसाधनों का पुनर्स्थापन करना चाहिए।
आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। विधायकों का निलंबन। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र विधानसभा के एक प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। ये 12 विधायकों को 1 वर्ष के लिए निलंबित करने से संबंधित था। महाराष्ट्र विधानसभा का नियम 53 अध्यक्ष को किसी सदस्य को 1 दिन के लिए या बार बार कदाचार के मामले में पूरे सत्र के लिए निलंबित करने का अधिकार देता है। इस मामले पर न्यायालय ने निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि इस तरह के निलंबन को केवल मौजूदा सत्र तक ही सीमित रखा जा सकता है। साथ ही ये भी कहा कि विधानसभा के पास किसी भी सदस्य को 60 दिनों से ज्यादा निलंबित करने की कोई शक्ति नहीं है। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी 4 दिवसीय गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक है। ये प्रतिवर्ष 29 जनवरी को आयोजित की जाती है। ये भारत की सैन्य शक्ति, समृद्ध विविधता और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। इस सेरेमनी के हिस्से के रूप में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए राजधानी में आने वाले रक्षा बलों को राष्ट्रपति द्वारा वापस उनके बैरक में भेज दिया जाता है। इस परंपरा की शुरुआत 17वीं शताब्दी के अंत में हुई थी। ये एक सैन्य परंपरा का प्रतीक है। इसके अनुसार सूर्यास्त के समय रिट्रीट की आवाज पर सैनिक युद्ध करना रोककर युद्ध के मैदान से हट जाते थे और वापस अपने शिविरों में लौट जाते थे। केज एक्वाकल्चर। हाल ही में केज एक्वाकल्चर पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया था। इसमें मत्स्य क्षेत्र के विकास के लिए जलाशयों और पिंजरों में मत्स्य पालन के महत्व को रेखांकित किया गया। केज एक्वाकल्चर में मौजूदा जल संसाधनों का प्रयोग करते हुए मछलियों का विकास किया जा सकता है। इसके अंतर्गत एक जाल पिंजरे से जुड़ा होता है। इससे जल का मुक्त प्रवाह होता है। केज एक्वाकल्चर को मत्स्य क्षेत्र की प्रमुख योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत प्रोत्साहित किया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य मत्स्य उत्पादन को बढ़ाना, मछुआरों की आय को दोगुना करना, मत्स्य उत्पादन के बाद की हानि को कम करना और मत्स्य पालन क्षेत्र एवं उससे जुड़ी गतिविधियों में रोजगार के अवसर पैदा करना है। ग्रेफीन। भारत का पहला ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर इंडिया इनोवेशन ग्रेफीन सेंटर त्रिशूर केरल में प्रस्तावित है। ग्रेफीन विश्व का सबसे पतला और सबसे मजबूत पदार्थ है। ये पारदर्शी और हल्का होता है। इसमें बेहतर रासायनिक स्थिरता और उच्च विद्युत चालकता जैसे गुण और एक बड़ा सतही क्षेत्र होता है। ये क्रिस्टलीय कार्बन का द्विआयामी रूप है। ग्रेफीन का अनुप्रयोग जंग-रोधी कोटिंग और पेंट, कुशल और सटीक सेंसर, तेज एवं कुशल इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्लेक्सिबल डिस्प्ले, कुशल सौर पैनल, तीव्र डीएनए अनुक्रमण, दवा वितरण आदि में किया जाता है। नियोकोव। दक्षिण अफ्रीका में चमगादड़ों में एक नए प्रकार का कोरोना वायरस नियोकोव पाया गया है। नियोकोव वायरस जीनोम अनुक्रम में मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस यानी मर्स कोव से 85% तक की समानता रखता है। ये DPP4 रिसेप्टर्स के माध्यम से कोशिकाओं में प्रवेश करता है। मर्स कोव एक वायरल रोग है। इसका पहला मामला वर्ष 2012 में सऊदी अरब में दर्ज किया गया था। नियोकोव SARS-CoV-2 नहीं है। नियोकोव चमगादड़ में पाया जाने वाला कोरोना वायरस है। इसकी पहचान पहली बार वर्ष 2011 में की गई थी। इसकी पहचान नियोरोमिसिया नामक चमगादड़ की एक प्रजाति में की गई थी। नियोकोव चमगादड़ के ACE2 रिसेप्टर्स का उपयोग कर सकता है, लेकिन किसी नए उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन के नहीं होने तक ये मानव ACE2 रिसेप्टर्स का उपयोग नहीं कर सकता। कृत्रिम बर्फ। शीतकालीन ओलंपिक के इतिहास में पहली बार एथलीट बीजिंग में 100% कृत्रिम बर्फ पर प्रतिस्पर्धा करेंगे। कृत्रिम बर्फ के छोटे टुकड़े होते हैं। इनका उपयोग सर्दियों के खेल जैसे कि स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग के लिए उपलब्ध बर्फ की मात्रा को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये एक मशीन द्वारा बनी बर्फ है। इसमें ठंडी हवा में पानी के कुहासे को स्प्रे करने के लिए एक उच्च दाब वाले पंप का उपयोग किया जाता है। पानी की बूंदें बाद में कृत्रिम बर्फ बनाने के लिए क्रिस्टलीकृत हो जाती हैं। क्लोरिनेटेड ट्रिस यानी कि TDCIPP। इसका उपयोग ऑटोमोबाइल सीट फोम में व्यापक रूप से किया जाता है। ये क्लोरिनेटेड एल्काइल फॉस्फेट नामक रसायनों के कुल का सदस्य है। TDCIPP कैंसरकारी तंत्रिका तंत्र के लिए विषाक्त और अंतःस्रावी विघटनकारी अवगुणों से युक्त है। एक हालिया अध्ययन में ये पाया गया है कि ये संभव नहीं है कि TDCIPP को एक कार के अंदर से सफाई द्वारा पूरी तरह से हटाया जा सके। तिवा समुदाय।
असम में 200 से अधिक गोरखा और तिवा उग्रवादियों ने सशस्त्र आत्मसमर्पण कर दिया है। तिवा जनजाति को लालुंग के नाम से भी जाना जाता है। ये एक निर्जातीय समूह है। ये मुख्य रूप से असम और मेघालय में निवास करता है। ये अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड के कुछ हिस्सों में भी पाया जाता है। तिवा समुदाय को असम में एक अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। तिवा बोडो गारो समूह की तिब्बती बर्मन भाषा बोलते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली तिवा जनजाति झूम कृषि करती है, जबकि मैदानी इलाकों में रहने वाली जनजाति अधिक सिंचाई वाली चावल की कृषि करती है। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। पंडित जसराज। पंडित जसराज का जन्म 28 जनवरी 1930 को हुआ और इनका देहावसान 17 अगस्त 2020 को हुआ। पंडित जसराज की 92वीं जयंती के अवसर पर पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन की शुरुआत की गई। ये संगीत के मेवाती घराने से संबंधित थे। ये घराना ख्याल गायन के पारंपरिक प्रदर्शन से संबंधित है, जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली है। पंडित जसराज ने जसरंगी नामक जुगलबंदी की स्थापना की थी। इन्होंने अबरी, तोड़ी और पटदीपकी सहित दुर्लभ रागों की रचना की थी। पंडित जसराज का योगदान हवेली संगीत जैसी अर्धशास्त्रीय संगीत शैलियों को लोकप्रिय बनाने में भी रहा। पंडित जसराज को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इन्हें सम्मानित करने के लिए एक लघु ग्रह 2006 VP32, जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है, इसे पंडित जसराज का नाम दिया गया है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार।